ज्योग्राफी का हमारा ये पहला लेक्चर होगा और ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स में 4-5 लेक्चर आएंगे और 4-5 लेक्चर में हम यूनिवर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे होती है उसके बारे में हम जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कब फॉर्म हुआ, कितने साल पहले फॉर्म हुआ है और कौन कौन सी थ्योरीज हैं। हम ज्यादा थ्योरीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो आपको कुछ थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए और कुछ थ्योरी में से भी जो लेटेस्ट थ्योरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लेटेस्ट थ्योरी कौन सी है जो हमारे यूनिवर्स के बारे में बताती है कि हमारा यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ था। अगर हम बात करें कि हमारा यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ था, तो हमारा यूनिवर्स 13 पॉइंट, देखिए ये डेटा आपको कहीं कहीं अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है। अगर कहीं आप अलग अलग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी अलग अलग बुक पढ़ रहे हो तो आपको जैसे सविंदर सिंह की बुक में यह 15 बिलियन ईयर्स अगो उन्होंने वहां पर बात की है। तो हर एक, तो आपसे ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी का ये कोई आपसे ये जो है एक डेटा पूछेगा कि आप बताइए कि यूनिवर्स हमारा कब फॉर्म हुआ था, ये नहीं पूछेगा। किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा हुआ था, कौन सा कितने साल पहले हमारा जो है यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। हाँ बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.77 बिलियन ईयर अगो फॉर्म हुआ था। कैसे फॉर्म हुआ था, देखिए अभी इसके बारे में कोई पूरी तरह से प्रूफ नहीं मिले हैं, लेकिन अभी तक जितना भी मिल पा रहा है, जितना भी हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, उससे ये पता लगता है कि पहले एक डेंस पॉइंट था और इस डेंस पॉइंट का बहुत ज्यादा टेम्परेचर था और बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब इस सिंगुलैरिटी इसको बोला जाता है, इस पता नहीं इसके अंदर कोई डिस्टरबेंस हुआ, डिस्टरबेंस होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के होने की वजह से मैटर चारों तरफ फैल गया। कुछ टाइम के बाद तो देखिए जब इसमें इसका ब्लास्ट हुआ तो इसमें से ऐसा मटेरियल निकला जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो कोई सॉलिड था ना गैस था, वो उसका अलग ही एक फॉर्म था। जितना भी हमारा आज का यूनिवर्स आप देख रहे हो वो सब इस छोटे से पॉइंट के अंदर बनता। टाइम भी यहाँ से ही निकला है, स्पेस भी यहाँ से ही निकला है और जो भी टेम्परेचर, सारी चीजें इसी पॉइंट से निकली है। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.7 या 15 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारा यूनिवर्स जैसी फॉर्म हुई, ये चारों तरफ फैलना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। छोटे छोटे, एक्चुअली वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो एटम थे। एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जिनको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मिले तो उन्होंने हीलियम हाइड्रोजन गैस बनाई। हाइड्रोजन गैस बनाने के बाद फिर उनका हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट हुआ और धीरे 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 ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये उनका जो अस्तित्व हुआ है। तो हमारा हमारा यूनिवर्स बढ़ता चला जा रहा है इस टाइप से। तो दो गैलेक्सी हो, दो और चाहे सोलर सिस्टम हो या फिर कुछ भी हो, दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है बढ़ती चली जा रही है। यही बिग बैंग ने बोला था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। अब इस यूनिवर्स से कब तक एक्सपेंड होएगा इसके बारे में कहना मुश्किल है, कुछ नहीं कह सकते साइंटिस्ट। अभी अलग अलग थ्योरीज हैं। तो हम जो हमारा यूनिवर्स है कब फॉर्म हुआ था, तो ये थ्योरी, ये जो कौन सी थ्योरी पर बेस है, ये बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी यही बताती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.75 बिलियन ईयर्स अगो उसका जो फॉर्मेशन हुई थी। कैसे फॉर्मेशन हुई थी अभी साइंटिस्ट इस पर चुप हैं कि क्या रीजन रहे होंगे इसके अंदर। और उसके ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसको काफी मतलब जो साइंटिफिक प्रूफ है वो भी मिल रहे हैं। हबल टेलीस्कोप छोड़ा गया था, तो हबल टेलीस्कोप ने भी ये भी पता लगाया था कि दो जो गैलेक्सी होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ये जो थ्योरी थी इसमें अलग अलग साइंटिस्ट जो है और अलग अलग जो ऑब्जर्वेटरी है उनकी वजह से जो है इसमें वैल्यू एडिशन होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो सही है। अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे मोनोस्टिक थ्योरी है, ड्यूलिस्टिक थ्योरीज हैं। तो वो उन थ्योरीज में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो पुरानी है, उनके एविडेंस जो है इतने अच्छे नहीं है जितने की ये जो हमारे पास बिग बैंग थ्योरी उसके एविडेंस मिले हुए हैं। ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी ये बहुत जरूरी है। देखिए बेल्जियम के एक साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे और इनको काफी सारी चीजों के बारे में ज्ञान था। तो इन्होंने 1927 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। जॉर्ज लेमेटर, इनका नाम याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि वैसे तो बहुत कम चांस है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब ये डायग्राम है कि हमारा यूनिवर्स यहाँ पर था, हमारा जो यूनिवर्स था वो इस पूरे पॉइंट पर
कॉन्सेंट्रेट था और इसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर की डिस्टर्बेंस हो गया और डिस्टर्बेंस की वजह से सारा इसका मटेरियल चारों डायरेक्शन में फैल गया और ये अभी भी फैलता जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये जो आपको भोपू जैसा दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ फैलता ही जा रहा है और दो जो गैलेक्सी हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती ही चली जा रही है। तो आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हम अपना फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स देखा तो अब हम अपनी गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसा बोला जाता है कि जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ है तो पता नहीं, अभी तो कोई साइंटिस्ट ऐसा कोई एग्जैक्ट उनके पास एस्टिमेट नहीं है। तो अभी तक जो है जितनी भी गैलेक्सी फॉर्म हुई है वो 100 बिलियन गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स के अंदर है। और जब भी यूनिवर्स फॉर्म होता है तो उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, अलग अलग होता है। तो एक गैलेक्सी के अंदर अप्रोक्सीमेट जो भी साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं 100 बिलियन स्टार है एक गैलेक्सी के अंदर। आप समझ रहे हो कितने हमारे यूनिवर्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितनी है? वो 100, वैसे तो 200 100 से लेकर 200 बिलियन है। अलग अलग जो है जो ज्योग्राफर है उन्होंने अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन जो आप मोटा मोटा मान के चलो, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 100 बिलियन गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स के अंदर और एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स हैं। तो हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे और हिंदी में उसको आकाशगंगा बोलते हैं। तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए कि हम कौन सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है कौन सी गैलेक्सी में उसका एग्जिस्टेंस है। और हमारे जो सबसे पास की गैलेक्सी है उसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं। ये सबसे पास की गैलेक्सी है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मिल्की वे गैलेक्सी जो होती है वो किस टाइप की होती है, तो उसमें स्पाइरल दिया गया था, इलिप्टिकल दिया था, इरेगुलर था। तो देखिए गैलेक्सी जो होती है वो अलग अलग टाइप की थी। जनरली 3 टाइप की गैलेक्सी आपको मिलती है। इलिप्टिकल की फॉर्म की मिलेगी ऐसी, और दूसरी इरेगुलर, उनका कोई शेप नहीं होता, पता नहीं कैसी मिल जाए। इरेगुलर गैलेक्सी मिलेगी और स्पाइरल टाइप की। स्पाइरल कैसी होती है? जैसे ये हो गया तो ये स्पेस है एकदम नीचे की ओर, तो स्पाइरल मिलेगी आपको। इस टाइप की जो गैलेक्सी होती है स्पाइरल। हमारी गैलेक्सी किस टाइप की? हमारी गैलेक्सी जो स्पाइरल गैलेक्सी, और जो हमारे पास की जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है दैट इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए हम ना यूनिवर्स पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद अपना सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के अंदर भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। और फिर हम अर्थ में, इसलिए मैंने बोला 4 से 5 लेक्चर यूनिवर्स पे ही आएंगे, क्योंकि इनको डिटेल से पढ़ना, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड। अब बात करते हैं, देखिए ये लेक्चर करने के बाद आपको आपके जो है पीसीएस के क्वेश्चन नहीं बचेंगे। इवन आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की। तो हमारा सोलर सिस्टम कब बना है? हमारा सोलर सिस्टम आज 4.6 बिलियन ईयर अगर इसकी फॉर्मेशन हुई थी, यानी 4.6 बिलियन साल पहले ये इसका फॉर्मेशन में आया। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ थोड़े से रट्टा मारना पड़ेगा आपको भैया, मगअप करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है? ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन सारे प्लैनेट घूमते हैं और ये हमारी अर्थ है। तो जनरली अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस ली गई है उसको बोलते हैं 1 AAU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी इसकी वैल्यू कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की? 150 मिलियन। देखिए 150 मिलियन किलोमीटर। और अगर इसको वैसे अगर हम मेजर करें कि भाई कितनी है, तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगी इसके बारे में वैसे तो देखो कम चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई, लेकिन हाँ एक जरूर क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कि आपको जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो कि स्पेस को जो सन और अर्थ के बीच में मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे मैंने कहा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है वो अगर आप इसमें मेजर करते हो 150 मिलियन किलोमीटर में, तो वो आपके पास ये होगी। लेकिन अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आप लिखोगे 1 पॉइंट, देखिए वैसे तो एग्जैक्टली तो 1.496 इंटू 10⁻⁸ किलोमीटर होती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, ये थोड़ा सा डेटा काफी अच्छा डेटा है। इसकी वैल्यू जो होती है ये देखिए, अब पता नहीं कैसा देगा डेटा, मीटर में देगा या कैसे देगा, लेकिन मिलियन में देगा। लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे गए क्वेश्चन। तो ये जो होती है हमारे पास 1.496 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर। अगर हम इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा
0.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इसको अप्रोक्सीमेट जो है, इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख दिया था 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो आप इसमें अपना जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो देखिए आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, पता नहीं किस टाइप से डेटा दे, लेकिन फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। अब ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया, अब बात करते हैं लाइट ईयर होता क्या। ये तो मतलब आप लगाओ कि यूपीएससी, यूपीएससी के अंदर, चाहे यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रहा हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रहा हो, सभी कमीशन के अंदर मतलब कोई सा एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इसमें पूछा ना गया हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है मतलब कि 1 लाइट ईयर का भाई क्या मतलब होता है, क्या क्या होता है 1 लाइट ईयर। देखिए 1 लाइट ईयर जो होता है वो लाइट एक साल में, ठीक है, एक साल में कितनी लाइट की, अगर कोई भी देखिए आप समझे जरा, यहाँ पर मान लो कोई सन है, और यहाँ हम ये मान लेते हैं कि जो सन से जो लाइट निकल रही है वो 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड की रेट। ये कौन सी स्पीड है, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड से चल रही है। तो अब इसको आप अगर ये भी तो इसमें भी ब्रेक करें, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ द लाइट आ गया। अगर लाइट एक साल में इस स्पीड से जो भी डिस्टेंस कवर करेगी उसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर, ये जो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस मेजर करने का काम, डिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि ये बताइए कि जो लाइट ईयर होता है क्या टाइम मेजर करता है, क्या उसको उस जो केजी होता है, मतलब जो मास होता है उसको मेजर किया जाता है, वेट मेजर किया जाता है, या फिर ये डिस्टेंस को मेजर करता है। तो ये डिस्टेंस को मेजर करता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लाइट की स्पीड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है, क्योंकि जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हमारा जो हमारे कुछ, जैसे मैंने कहा आपको कि हम पहले अपना हम यूनिवर्स पढ़ चुके हैं, पहले तो हमने देखा यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। गैलेक्सी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो हमारी गैलेक्सी है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखो आप इन सारी चीजों में ज्यादा टाइम को आपको खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये जो होती है, अगर आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए तो ठीक है, आप थ्योरीज भी पढ़ के जाओ, कांत की थ्योरी पढ़ के जाओ, बहुत लाप्लास थ्योरी पढ़ के जाओ, और बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें प्री के बारे में, तो प्री के बारे में ज्यादा आपको मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कि थ्योरी वगैरह इन सारी चीजों के बारे में जाने की जरूरत नहीं। गैलेक्सी में केवल अपनी गैलेक्सी के बारे में ही पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी गैलेक्सी के बारे में ही जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में सन के बारे में, फिर उसके प्लैनेट्स हो गए, जितने भी एस्ट्रॉइड कॉमेट क्या होते हैं, सारी चीजों को डिटेल से आपको मैं कवर कराऊंगा। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। देखिए हमारा अगर हमारे सोलर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट्स है। जरा मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू कोशिश करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये सन है, और सन के पास सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी, एंड देन वीनस, एंड देन अर्थ, एंड देन मार्स। मार्स के बाद जो प्लेनेट आता है वो जुपिटर है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड फास्टेस्ट रोटेटिंग आवर सोलर सिस्टम। सबसे तेज घूमने वाला भी जो फास्ट रोटेट हो रहा है इस यही है। और देखिए इन दोनों के बीच में एक बेल्ट, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ पर एक बेल्ट मिलती है, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। अब अगर थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो आपको मिलेगा जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और सैटर्न के पास आप देख रहे होगे रिंग, रिंग है इनके पास। तो सैटर्न के पास सबसे, देखिए सैटर्न जो होता है वो फेमस है रिंग के लिए, इसकी रिंग के लिए, और सैटर्न के पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं अलग ही लेक्चर में इनको अलग अलग कवर करूंगा। फिर उसके बाद यूरेनस आता है, एंड देन नेपच्यून। क्वेश्चन में ये था कि सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है वो नेचुरल सैटेलाइट किसकी है, सबसे ज्यादा मून किसकी है। तो पहला क्वेश्चन हुआ करता था जुपिटर, लेकिन अब नई डिस्कवरी के साथ में पता लगा है कि सैटर्न की सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल उसके मून है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो प्लेनेट है उनको जैसे जनरली कैटेगरी किया गया है, अलग अलग चीजों में कैटेगराइज कर दिया गया है। इनको इनर प्लैनेट बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो कोर है, इनकी जो बनावट है वो सॉलिड है। अब बात करते हैं गैसियस प्लैनेट की, इनको आउटर प्लैनेट भी बोला जाता है। ये देखिए ये जो है आउटर प्लैनेट है। प्लेटो के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। प्लेटो जो है अब जब 2006 के बाद इसको जो है जो प्लेनेट की कैटेगरी से इसको निकाल दिया गया, तो इसके बारे में आपको, डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हम इसको डिटेल से कवर करने वाले हैं।
अब देखिए जुपिटर आ गया, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो ये 4 प्लैनेट जो है आउटर प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि जो इनकी बनावट है वो जुपिटर के जैसी है और ये गैस के बने हुए हैं, इसलिए उनको गैसियस प्लैनेट बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी, आप इसको एक बार रीड कर लेना, मैं नीचे यहाँ पर और पीपीटी ऐड करा दूं। अगर हम बात करें डायग्राम की, जो बेसिक डायग्राम है, तो देखिए बेसिक डायग्राम में ये हमारे पास हो जाएगा मरकरी, दैट इज द वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है दैट इज द प्लूटो। तो प्लूटो को अब जो है उसकी कैटेगरी से, प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। तो ये वाले जो प्लैनेट है हमारे आउटर प्लैनेट, इसको गैसियस प्लैनेट भी बोला जाता है और जोवियन प्लैनेट भी इनको बोला जाता है। ये जो प्लैनेट है इनको इनर प्लैनेट बोला जाता है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कोशिश की कि डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से बताऊं। 2 प्लैनेट हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर, देखिए प्लैनेट हो क्या रहा है, प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं वीनस एंड यूरेनस, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। तो इसके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। वैसे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में इनको कवर करने वाले हैं। हम सन के बारे में बात करें तो जो हमारा सन है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो जब हमारी गैलेक्सी बनी तभी ये जो है उसके कुछ टाइम के बाद हमारा ये सोलर सिस्टम बन गया था। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके जो सबसे पास का जो स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार टू अवर स्टार, अवर अर्थ। अब सन के बारे में बात हो रही, तो सन के बारे में मैं आपको जरा स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि सन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर एक सन का 3D डायग्राम बनाया था। तो सन का ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो नीचे वाला, दैट इज द कोर, और कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई, मतलब यहाँ पर प्रेशर इतना होता है, टेम्परेचर इतना होता है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है। जो हमारे पास सन से हीट आती है, सोलर फ्लेयर आती है, वो हीट क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर उस पर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है कोर के अंदर। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन, देखिए बहुत कम चांस है आपसे पूछा जाए। और फिर जब यहाँ से एनर्जी बनती है फोटोन की फॉर्म में तो वो ऐसे बाहर निकलती है। तो दूसरा जो हमारे पास जोन आता है दैट इज द रेडिएटिव जोन, और इसके बाद तीसरा जोन आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन के ऊपर ये जो आप देख रहे हो फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर क्या होती है, वो एक्चुअली जब हम अर्थ पर रहते हैं तो आपने अर्थ की धरती की सरफेस को देखा होगा, जो वहाँ की जो सरफेस है उसको फोटोस्फीयर बोला जाता है। फिर जैसा हम अर्थ पर रहते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस होती है, तो इनको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सन के जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रोमोस्फेयर बोला जाता है। और उससे बाहर के आप थोड़ा सा और आओगे तो क्रोमा मिलेगा। क्रोमा देखिए यहाँ पर मैंने ये डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो है कोर है, और दूसरी जो ये जो है रेडिएटिव जोन है, और तीसरा जो है कन्वेक्टिव जोन है, और ये बाकी अर्थ की जो सन है, सन की सरफेस मिलेगी ये। तो सन की सरफेस का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज द फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के बाद आपको जो इसका एटमॉस्फेयर मिलेगा, ये जो बाहर जो इसकी गैसेस फैली हुई हैं उसको बोला जाता है, ये इनको बोला जाएगा, ये क्रोमोस्फीयर है। और दूर तक ये जो है इस टाइप से गैस है, तो इन्हीं को बोला जाता है दैट इज द कोरोना। ठीक है, कोविड वाला कोरोना नहीं है। तो अगर आप कोरोना को देखना है तो जब भी सोलर इक्लिप्स होता है तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो व्हाइट व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है, एक्चुअली दैट इज द कोरोना, ये कोरोना की लाइट है। और ये जो लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो सरफेस दिखाई दे रही है, ये उसका ये जो सरफेस नहीं है, ये एक्चुअली इसका एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पर बिल्कुल सरफेस तो दिखाई नहीं देगी एकदम। ये जो है एक्चुअली हुआ क्या है कि सन के आगे मून है, मून की वजह से सन पूरा तरह से कवर हो चुका है। तो आपको कुछ चीजें जो बार बार अलग अलग एग्जामों में पूछी गई है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो सन की कोर में चल रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर देखिए हमारा जो सन है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो सन है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ये हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का, मतलब जो प्रोसेस ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। हमारे साइंटिस्ट धरती पर इस न्यूक्लियर फ्यूजन को कि हम ये न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन इसको कंप्लीट कर पाए, इसके लिए बहुत ज्यादा पूरी दुनिया लगी हुई है। लेकिन अभी तक ये, क्योंकि इसके लिए बहुत टेम्परेचर, बहुत प्रेशर की जरूरत है, तो डिजाइन में प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो है सस्टेन नहीं करा पाते, मतलब कुछ ही सेकंड के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करा पाते हैं, उसके बाद हमारा सिस्टम ठप पड़ जाता है। तो अब सरफेस की बात करें कि भाई सन का जो टेम्परेचर है वो सरफेस पर कितना है, मैंने आपको ये बता दिया कि उसका कोर में टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन। ठीक है, 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ये उसमें कन्वर्ट कर लेना, 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस है अर्थ का, जो सॉरी अर्थ का नहीं,
सन का जो एकदम कोर है उसका टेम्परेचर, सन का जो सरफेस है, सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम से ही मेनली सन बना हुआ है, और उसमें भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है। किस प्रोसेस से ये कन्वर्जन हो रहा है, उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमको जो दिखाई देती है सन की जो सरफेस होती है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। सन की जो कोर है, कोर से जो एनर्जी जिस फॉर्म में बाहर निकलती है उसको रेडिएशन फॉर्म बोलते हैं। रेडिएशन विधि के द्वारा जो है सन की कोर से एनर्जी बाहर निकलती है। सोलर इक्लिप्स के जब हम सोलर इक्लिप्स होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो आपको उस टाइम पर ये कोरोना दिखाई देता है बाहर का। बात करें सोलर फ्लेयर की, देखिए सोलर फ्लेयर होती क्या है, जरा आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ये ब्लैक होल है, ये यहाँ पर इस एनिमेशन के थ्रू, और इस बहुत तेजी के साथ बाहर की ओर जो है लपटें उठ रही है, और ये लपटें जब अर्थ पर आती हैं तो देखिए ये जो है बहुत तेज सोलर विंड आ रही है, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं इसके अंदर। तो जब भी ये अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती हैं तो देखिए उसका जो इफेक्ट होता है, आप देख रहे हो इस एनिमेशन से, मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ जरा आप देखने की कोशिश करना कि कैसे हमारे ये जो सोलर विंड होती है जब ये टकराती है तो उसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी अर्थ पर। ये पीछे की ओर पूंछ सी जाती हुई जो है, ये हमारा मैग्नेटोस्फीयर है जो काफी दूर तक जाता है, और जब ये जो पार्टिकल्स हैं, जो सोलर विंड है, ये इसके पार्टिकल्स हमारे मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं, तो कम्युनिकेशन अगर ये ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम वो ठप पड़ जाता है। आपका इंटरनेट चाहे वो टेलीविजन हो और चाहे वो आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, इनमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो यही कारण होता है कि जब भी बिजली की गड़गड़ाहट होती है तो हमारा ये सिस्टम खराब होने लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर देता है। तो ये सोलर फ्लेयर के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें और कुछ थोड़ी सी और चीजों के बारे में जान लेते हैं। हमारी जो सन है, सन पर सन स्पोर्ट साइकिल चल रही है, मतलब ऐसे काले काले धब्बे जो है हर 11 साल के बाद ये काले काले धब्बे दिखाई देने के लिए मिलते हैं। मिनिमम साइंटिस्ट यही बोलते हैं कि हर 11 साल के बाद ये जो धब्बे हैं सन पर बनते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सन स्पोर्ट साइकिल। अभी तक कितनी सन स्पोर्ट साइकिल कंप्लीट हो चुकी हैं, देखिए जब से ह्यूमन ने स्टडी करना शुरू किया है इन सन स्पोर्ट साइकिल को, तो तब से लेकर अभी तक 23 सन स्पोर्ट साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और 24 चल रही है। ऐसा माना जाता है कि जनरली ये साइकिल जो होती है सन स्पोर्ट जो बनता है वो 11 साल के अंदर बनता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ला, लेकिन हाँ इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर क्वेश्चन कि जब भी सोलर विंड या सोलर फ्लेयर ये हमारी अर्थ पर आती हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट हमारी अर्थ पर। यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, और हमारे एग्जाम के अंदर तो पूछा ही गया है। तो डिसरप्शन कर देती है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम को, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सैटेलाइट है वो काम करने बंद कर देते हैं, और इवन डैमेज भी हो जाते हैं, काम करने बंद नहीं डैमेज भी हो जाते हैं वो। अब बात करते हैं हमारा पहला प्लेनेट हमारा मरकरी है। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है और सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। ये आपको कुछ चीजों के बारे में, फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इन जो जितने भी प्लैनेट्स है। दूसरा प्लैनेट जो है हमारा सैटर्न है। देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए डायग्राम को, जितने भी प्लैनेट हैं एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, तो वीनस एंड यूरेनस ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो कि ईस्ट वेस्ट की ओर रोटेट कर रहे हैं। बाकी प्लैनेट इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉक का मतलब जो घड़ी, देखिए घड़ी होती है तो घड़ी की जो सुई होती है वो ऐसा टिक 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 करके घूमती है। तो जितने भी ये हमारे ये वीनस एंड यूरेनस ये दो ऐसे कि घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, या फिर हम बोलोगे कि ये ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है। बाकी जो प्लैनेट है वो कैसे घूम रहे हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, मतलब ये घड़ी होगी और घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में ये ऐसे घूम रहा है, घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको इसके बारे में ये फंडामेंटल आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, यहाँ पर कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं। आप यहाँ पर इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो कि ये हमारा जो है, ये देखिए कैसा ये उल्टा घूम रहा है ये, ठीक है। आप यूरेनस को देख रहे हो ये, और ये हमारे पास वीनस है। तो वीनस के बारे में आपको बताना चाहिए, वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है, ट्विन अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। अर्थ का सिस्टर भी बोला जाता है, ट्विन सिस्टर, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्विन सिस्टर या अर्थ का ट्विंस। इसका जो
वीनस है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो अप्रोक्सीमेट 96% वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने यहाँ पर फैक्चुअल चीजें डाल दी है। हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है। एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये हमारा जो सबसे पास का जो प्लैनेट है, सॉरी सबसे पास का जो प्लैनेट है हमारा वो कौन सा है, वो है मरकरी। लेकिन मरकरी इतना गर्म क्यों नहीं है। और ये दूसरा प्लेनेट आता है हमारे पास वीनस। वीनस इतना प्लेनेट इतना जो ये प्लेनेट सॉरी वीनस जो प्लेनेट है इतना गर्म क्यों है। तो देखिए इस पर इसका जो एक आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जो है अल्बीडो बहुत कम होता है, तो जितनी भी सनलाइट आती है सबको खा जाता है, तो जिसकी वजह से जो है ये वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी गर्म रहता है, हॉटर ये काफी प्लेनेट है। अब बात करते हैं हमारी अर्थ के बारे में। अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड। देखिए आपको पता होना चाहिए अर्थ का जो शेप है वो कोई कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, दैट इज द जियोइड। जियोइड होता कैसा है, देखिए ये हमारा एक्चुअली अर्थ है, ये है शेप हमारी अर्थ का। हम हमेशा गोल बनाते हैं, गोल नहीं है। देखिए यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर देखिए गड्ढा है, ये सॉरी ये गड्ढा है, इस गड्ढे में पानी भरा हुआ है। और देखिए यहाँ ये इसकी छोटी सी ऊपर को उठी हुई है, ये माउंटेन है। तो हमारी अर्थ कैसी है, अर्थ के जैसी है। ये कौन सा सवाल हुआ, ये ऐसे ही जवाब हुआ जैसा सवाल था। अब देखिए यहाँ पर गड्ढा है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो अर्थ में यही है कि कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं गड्ढे हैं। जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर गया, जो ऊंचे ऊंचे उठे हुए पहाड़ ऊंचे ऊंची जो ऊंचे ऊंचे उठे उठी चीजें हैं उनको हम माउंटेन बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा, जियोइड है। तो ये बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थ अपनी ये देखिए हम इस पर बहुत अच्छे से लेक्चर कम लाने वाले हैं, तो इनको अगर आप यहाँ पर इग्नोर भी कर देते हैं तो अर्थ के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना ही है। तो अर्थ कितने डिग्री पर टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पर ये टिल्टेड है। वन रोटेशन 24 आवर्स में अपना ये एक एक्सेस पर घूम जाती है। और आपको पता है कि इसकी वजह से ये जो और डे और नाइट होते हैं, तो आपको वैसे हम अलग से करेंगे क्वेश्चन को, ये फिर भी आप जितना भी हो सके आप इसको रिटेन करने की कोशिश करना कि आपको ये याद रह जाए, क्योंकि सेम स्लाइड हम वहां पर पढ़ेंगे। अर्थ कितना सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 365.25 डेज, 365। देखिए डेटा देख लेना आप, आपके पास कैसा है, ठीक है। तो डेटा अगर आपको कैसा दे रखा है कि अर्थ एग्जैक्टली उसने सटीकली क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एग्जैक्टली आंसर 365 नहीं होगा, 365 डेज नहीं होगा। अगर उसने ऐसा पूछ दिया, ऐसा ऐसा डेटा दे दिया कि बताओ तीन या नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें बहुत सारी चीजें दे सकता है। अर्थ का जो टाइम है सन के चारों तरफ घूमने का वो 365 डेज 6 घंटे 9 मिनट सॉरी 9 मिनट्स 9.5 सेकेंड्स इतने में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो सन होता है, सन से जो रे होती है वो कितने टाइम में आ जाती है। जनरली हम पढ़ते हैं उसको 8 मिनट, लेकिन वो 8 मिनट नहीं होता, 8 मिनट 19 सेकंड होता है एग्जैक्टली टाइम। तो देखिए कभी कभी आयोग यहाँ होता है जो गेम खेल जाता है बच्चों, कभी 18 सेकंड मतलब पास पास की वैल्यू दे देता है, तो फिर उस केस में क्या होता है कि गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्लेनेट हम बात करते हैं मार्स की। तो देखिए हमारा जो मार्स है, मार्स रेडिश कलर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मिलता है। जहाँ भी आयरन ऑक्साइड मिलता है वहाँ का जो कलर हो जाता है वो थोड़ा रेड कलर का हो जाता है। सबसे सेकंड नंबर का स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। अब इंडिया ने कब एक और चीज मैं जरा इससे भी पहले बताना चाहता हूँ। दो डेटा याद कर लेना। फोबोस एंड डीमोस जो है इसकी नेचुरल सैटेलाइट है, दो ही है बस, ठीक है। इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द मार्स, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ देखिए इंडिया ने मार्स पर जो मिशन अलग अलग कंट्रियों ने भेजे हैं, ज्यादा तो नहीं भेजे, लेकिन इंडिया उनमें से एक है। इंडिया ने 5 नवंबर 2023 को मार्स मिशन भेजा था, जिसको मंगलयान भेजा जाता है। पोलर कम चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछे इस पर, बहुत पुराना डेटा हो गया, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। मार्स की जो एटमॉस्फेयर है 96% कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन और दूसरी चीजों से बनकर मिलकर बना हुआ है। जुपिटर के बारे में करते हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है हमारे सिस्टम का, हैवीएस्ट प्लेनेट। इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, समझ गए आप, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है अलग अलग एग्जामों में। हमारा जो जुपिटर है, जुपिटर की बहुत सारी सैटेलाइट है, लेकिन सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसकी है, सैटर्न की। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जुपिटर की एक सबसे बड़ी सैटर्न जो सैटेलाइट है उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड जो सैटेलाइट है वो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट का मतलब मून, नेचुरल मून। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा है, गैनीमेड। इसके बारे में पता होना चाहिए। और गैनीमेड जो है, मतलब देखिए कुछ चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। गैनीमेड हो गया, यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया एंड आयो। इसको जुपिटर 1 भी बोलते हैं, जुपिटर 1 भी बोलते हैं सटल इसको, मून को। जी मैंने यहाँ पर डेटा दे दिया। देखिए जितने भी आउटर प्लैनेट है सबके पास अपनी रिंग है। तो इस प्लैनेट को जायंट
जायंट गैस प्लेनेट भी बोलते हैं, और जो ये जोवियन रिंग है इसके चारों तरफ, देखिए जितने भी आउटर प्लेनेट है सबके पास अपनी रिंग है, और इसकी जो रिंग है वो केवल जुपिटर की बात कर रहा हूँ, जुपिटर की जो रिंग है वो सिलिकेट से मिलकर बनी हुई है। इसको मिनी एचएस सोलर सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है कि भाई ये इसके मतलब अपना सोलर सिस्टम बना कर रखा हुआ है इसने। तो बाकी तो यहाँ पर कुछ नीचे इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। कि अब बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न जो है, सैटर्न की सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है वो टाइटन है, और सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट अवर सोलर सिस्टम। बाकी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको ग्लोब ऑफ गैसेस या गैलेक्सीज, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी बोला जाता है। देखिए उल्टे सुल्टे कभी नाम दे देता है। इस पर क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है जो एक रेवोल्यूशन अर्थ के चारों तरफ कितने टाइम में चक्कर लगा लेता है? 29.45। तो एग्जैक्टली ये हमारे पास, आप 29.5 बोल सकते हो या फिर 30 ऐसा कुछ बोल सकते हो, लेकिन ईयर्स बोल सकते हो। देखो ऐसा पता नहीं क्या देगा डेटा, लेकिन उसमें एक बार जब क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर 29.4 की जगह उसने 5 लिखा था अप्रोक्सीमेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसी के हैं। देखिए ये जो मैंने डेटा लिया है नासा की वेबसाइट से लिया है, तो आप अकॉर्डिंग टू द नासा ये लेटेस्ट डेटा है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसी प्लेनेट के हैं। तो अब के जो क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है तो आपको आंसर सैटर्न लगाना चाहिए। अगर वही एग्जामर ने कोई रोध होगा क्वेश्चन पूरा नहीं बनाया होगा तो फिर कह नहीं सकते कि भाई पुराना सोच कर उसने जुपिटर लगा दिया। जुपिटर के पहले हुआ करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा सैटेलाइट अब सैटर्न के हैं। दूसरा यूरेनस। देखिए यूरेनस को जैसे मैंने कहा था, इसमें एक ज्यादा पॉइंट निकलता है कि यूरेनस जो है, यूरेनस और वीनस के बारे में बताया कि ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। बाकी तो इसमें से इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं निकला है, और आयोग ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है यहाँ पर। दूसरा बात करते हैं नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है कोल्डेस्ट प्लैनेट है। क्यों कोल्डेस्ट प्लैनेट है? नेपच्यून सबसे दूर हमारे प्लैनेट की कैटेगरी में सबसे दूर यही है। तो सब इसलिए सन की रे यहाँ पर बहुत देर में पहुंचती है, तो इसलिए उनकी इंटेंसिटी भी इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। फार्दस्ट प्लैनेट भी बोलेंगे इसको, तो इतना भी नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में से। अब प्लूटो में बस याद रखना, प्लूटो जो है हमारे सोलर सिस्टम का तो पार्ट तो है, लेकिन अब इसको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं किया जाता। 2000 ये डेट आप सब पूछी जा सकती है, पता नहीं ये साल पूछा जाता है। 2006 के बाद जो है प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। अब इसको ड्रॉप प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था। देखिए और लेक्चर छोटे छोटे नहीं होंगे क्योंकि एग्जाम पास में ही है, तो मैं ऐसा नहीं कि कोई ये चिंदी चोरी। हाँ एक बार मैं आपसे और बोलना चाहूंगा कि ये लेक्चर आप सुनने के बाद, देखने के बाद, मैं स्लाइड यहाँ पर डाल दूंगा, तो आपका पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ गए आप? चाहे आप इवन आप चाहे किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि इससे बाहर क्वेश्चन जाए। स्लाइड में ऐड करा दूंगा। और अभी जो एक मैं ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी लाने वाला हूँ, शायद कल या आज आ जाएगी। तो उसमें जितने भी एक टेस्ट सीरीज की खास बात ये होगी कि उसके अंदर पिछले, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कोई क्वेश्चन नहीं डाले हैं पिछले साल के। जिनको देखना है लेक्चर वो देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे, क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और जो नए एमसीक्यू होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो करंट अफेयर में रहा हो क्वेश्चन, तो मैं वो ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज उस पर बेस होगी। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन मैं उसमें आपको सॉल्व कराने वाला हूँ कि किस टाइप ने आयोग ने 2023 तक कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन वो ज्योग्राफी रिलेटेड जो यूनिवर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। जो ज्योग्राफी के अंदर सभी के अंदर जितने भी लेक्चर होंगे पिछले साल के क्वेश्चन मैंने सारे इंक्लूड किए, लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट 2023 तक। ठीक है, अभी तक 2023 तक ही पेपर हुआ है, तो 2024 में अभी पेपर होने वाला है। तो उसके हिसाब से मैंने जो है सारे जो है टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन को इंक्लूड, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के विद्यार्थी जो है उस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। अब हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।